नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पीठासीन और सभी पदों से जुड़े हुए संतों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने एक एक पाई को बचाते हुए कथा मंडप के बारे में जो है वो सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो आता है कुछ जगहों पर जाने में वे कभी नहीं चूकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू नदी के घाट पर अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी की इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय राम दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो ये भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय राम दास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी निशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडपम
पूज्य बाबा अभयराम दास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों ने हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ कर दी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, हमेशा इस बात को ध्यान में रहना होगा कि लीक से हट करके ही जो चलेगा वह कुछ नया कर पाएगा। लकीर का फकीर बनने से न व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा, न अधिक समय तक हम अपने वजूद और अस्तित्व को ही बचा पाएंगे। हमें आज के अनुरूप अपने आप को तैयार होना होगा। और मैं तो इस बात के लिए भी अभिनंदन करूंगा गद्दी नसीन जी का कि सैकड़ों वर्षों के बाद गद्दी नसीन जी ने हिम्मत की कि मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए निकलूंगा। और वो गए, भव्य शोभा यात्रा निकली, भव्य शोभा यात्रा निकली। सबने उसको स्वागत किया, सबने उसका अभिनंदन किया। और क्यों नहीं, आखिर अयोध्या में जो कुछ भी है, यहां के रक्षक देवता के रूप में तो हनुमान जी महाराज हैं ही, लेकिन अयोध्या के इष्ट देव हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और रामलला का दर्शन करने के लिए 500 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, बहनों और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हां, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया है। हमारे पूज्य संत आज इस बात का एहसास करते होंगे। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सरदार सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दें, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब
जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का कि अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान कर सकूं। अगर सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ये मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे सामने। मुझे याद है अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते थे। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी। राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू, बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे। और मुझे याद है यहां के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए, आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में हुआ, सनातन धर्म के पक्ष में हुआ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए। भारत में रूसी दूतावास और नई दिल्ली में रूसी हाउस में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ
और इस कार्यक्रम में भारत में रूसी राजपूत श्री आपको बताते चले कि डेनिस अलिपोक ने हिस्सा लिया है। We have come far, and it was a series of paintings which I had done during my stay in Moscow and St. Petersburg. After that, there was a long gap. In fact, I did not paint between 2000. After I left Russia, actually, I did very few paintings, 2 or 3 paintings in Brazil. Nepal, I could not produce anything. And when I came back to Delhi again in 2022, 3 years ago, I was not sure if I would take up painting again, because I was mostly producing books. I have, just to share, 12 collections of poetry and published, and 18 edited books, 4 translated books. And I do all these things whilst having a full-time job as a diplomat. I have been India's ambassador before to Madagascar and Comoros. But art is something which never goes away from me. And when I came back to Delhi in 2022, I was not sure if I will have time to paint. आपको बताते चले कि रूसी राजदूत यहां पर पहुंचे। पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन यहां पर किया गया था और इस दौरान रूसी हाउस में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और तमाम लोग भी यहां पर पहुंचे। इस दौरान रूसी राजदूत डेनिस अलिपोक भी यहां पर शामिल हुए, जिन्होंने संबोधित भी किया और उनका स्वागत भी किया गया है। बुके देकर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान रूसी हाउस में इस कार्यक्रम को रखा गया और इस दौरान रूसी राजदूत भी जो है वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इन्वेस्टर समिट का। सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट
स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।